हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ललित। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हम अपने चैनल में आ रहे हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जान रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड दैट पर्सनैलिटी हैज़ नॉट influenced India but also the world also. We are talking about the Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी जी की हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने किस रूप में हमारे समाज को प्रभावित किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, some important things should we discussed with you. The issues are कि हम किस रूप में महात्मा गांधी जी को समझ सकते हैं। देखो, इस लेक्चर में मैं ये नहीं बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन चलाए, उन्होंने कौन सी पत्रिकाएं चलाई या उनके कौन से वर्क्स हैं, वो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को समझने जा रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने मान लो सब कुछ पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट महात्मा गांधी। इफ आई गिव यू a question that will help you in the UPSC mains also, in the GS paper first. अगर मैं आपको एक प्रश्न दे दूं, मान लो, और प्रश्न कुछ इस तरह से है, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधीज। डिस्कस। मतलब महात्मा गांधी जी के बिना जो भारतीय स्वतंत्रता है या उस स्वतंत्रता के लिए चलाया जाने वाला जो आंदोलन है वो किस तरह से भिन्न होते यदि महात्मा गांधी जी नहीं होते। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बिकॉज यूपीएससी इज नॉट आस्क्ड दैट which for example quit India movement was started by Mahatma Gandhi on which date of August. Not these kind of question are not being asked by UPSC nowadays. You have to very conceptual clarity person. You should have the conceptual clarity also. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अभी, उसकी जो प्रासंगिकता है, द रेलेवेंस ऑफ दैट थिंग is very important in perspective of your mains. If you go through the previous year question paper, so I think this question have asked in 2015 in UPSC mains also, कि मतलब जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था उस पर यार डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, कि हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बिना कैसे अलग होता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। देखो, महात्मा गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने न केवल भारत बल्कि अफ्रीका में भी आंदोलन चलाए। अफ्रीका का दक्षिण वाला भाग, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहाँ पर आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 वो तिथि है जिस तिथि को महात्मा गांधी भारत लौटे, और इसी तिथि को फिर हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। इस तिथि के बाद 1915 में जब वे भारत लौटे तो व्हाट वाज द सिनेरियो गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम? व्हाट वाज द सिनेरियो? द सिनेरियो वाज देयर वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ थी
आप जानते हैं कि 1914 से शुरू हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां हैं और 1914 का 14-15 का समय है। आप जानते हैं कि इस तिथि तक क्या हो चुका है। मैं अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अभी उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना ज़रूरी है। 1914 की तिथि तक भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी हैज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक थे मॉडरेट, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। क्या क्या थे उनके नाम? यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दो तरह के गुट बनते हैं कांग्रेस पार्टी में 1914 की स्थितियाँ हैं। एक गुट का नाम है मॉडरेट, इसको कहते हैं हिंदी में नरमपंथी। दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गरम दल। फ्रेंड्स, I am going to ask you a one simple question which you have to answer in the comment box when this lecture will be end and concluded by me. Then after watching this lecture, please let me know in the comment section that in which session of Indian National Congress the Congress party was divided into two parts, यानी कि जो दो दल बने थे ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब। हालांकि कब मैं बता देता हूँ, 1907 की बात है जब ये बंटे थे। आपको बताना है कि इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड ये भी बताना है कि हु वाज प्रिजाइडेड ओवर दैट पर्टिकुलर सेशन ऑफ कांग्रेस, कौन उसका अध्यक्ष था, ठीक है। और कब मैंने बता दिया को ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जो भी इस लेक्चर को देखेगा, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके बताइए। यही आपका कमेंट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, यानी कि इफ़ आई वुड से योर कमेंट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्राइम सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वट एवर आई हैव आस्क्ड यू। ओके, सो ये दो गुट बन जाते हैं और इन दो गुटों के बंटने के बाद नरमपंथी वाले लोगों ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने का वायदा किया कि हम आपका साथ देंगे। इन्हीं की विचारधारा से संबंधित कहीं ना कहीं गांधी जी भी थे, और गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी ने भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया, ठीक। और फिर जब उनको भावना ये थी कि इसको हम पढ़ेंगे, जब गांधीवादी आंदोलन पढ़ेंगे, कि ब्रिटेन हमें इसके बदले में स्वतंत्रता देगा, क्योंकि जब ब्रिटेन के द्वारा भारत को इस युद्ध में शामिल किया जा रहा था तो ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि ये युद्ध साम्राज्यवाद के विरुद्ध है, दिस वॉर इज अगेंस्ट द कलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि साम्राज्यवाद का अंत करने के लिए। तो अगर अंत करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें भी स्वतंत्रता दी जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी और अन्य व्यक्तियों ने इसका सहयोग किया। हालांकि आप देखते हैं कि जो गर्मपंथी नेता थे एट दैट टाइम, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। आपको एक और प्रश्न का उत्तर देना है, वो ये है
कि बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर किस विदेशी महिला ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन मद्रास से चलाया था? ये भी आपको कमेंट में देना, और पीछे जो आपको बताया जा चुका है। इस तरह से हुआ, लेकिन बदले में जो 1918 में घटना हुई, उस घटना ने गांधी जी का रुख ही मोड़ दिया। गांधी जी नहीं बल्कि अन्य जो नरमपंथी नेता थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा, और वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऑफ 1918। अब ये क्या है मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, जब मैं बताऊँगा तो डेप्थ बताऊँगा कि इसका मतलब क्या था पूरा। देखो, इसका पूरा नाम था अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एक्ट, ये इसका पूरा नाम था। यहाँ नहीं बताऊँगा मैं क्या था क्या नहीं। इसके बाद ये भारत में पूरे आंदोलन करना वो शुरू करते हैं एक पूरे बहाव में। हालांकि इससे पहले गांधी जी 1916 के आंदोलन चला चुके हैं, 1917 है वो, ठीक है। 1918 में 2 बार आंदोलन किया, ये आंदोलन चला चुके हैं। अब फिर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था उनका, जो रॉलेट सत्याग्रह के बाद, जलियांवाला कांड के बाद चलाया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बहुत प्रमुख आंदोलन फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन किस पे है? मेन क्वेश्चन ये है, यहाँ तक हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया है। मेन क्वेश्चन इस पर है कि महात्मा गांधी जी अगर नहीं होते तो स्वतंत्रता का आंदोलन कैसे चलता, ये बात हमें समझनी है। देखो, अब हम अपना मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। देखो, महात्मा गांधी जी के आंदोलन करने के जो तरीके हैं वो है अहिंसा, सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी के ये 2 हथियार हैं, और किसी भी आंदोलन को करने से पहले वो सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हैं। और उन्होंने जनता को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया और कहा कि अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं बल्कि वीरों का शस्त्र है। सत्य रहकर ही काम करना, मतलब उन्होंने जो कहा है वो साधन एवं साध्य की पवित्रता, साधन एवं साध्य की पवित्रता पर जोर दिया। यानी कि द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सक्सेस एंड द मीन्स ऑफ टू गेटिंग दैट सक्सेस शुड ऑल्सो बी प्योर। यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मीन्स एंड सक्सेस, साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। मतलब यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है तो उसको पाने के जो साधन है वो भी प्योर होने चाहिए, वो भी शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। देखो, होता क्या, अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते, तो ये 2 चीज़ें जो ये 2 चीज़ें थी, सत्याग्रह और अहिंसा, इनका रुख हिंसा की तरफ बढ़ जाता। अब आपको मेंस में से लिखना है, हिंसा की तरफ रुख हो जाता। पहला फैक्टर ये हो जाता है, पहला फैक्टर यही है हमारा कि अगर नहीं होते तो क्या करते हैं, हिंसा की तरफ झुकाव ये होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गांधी जी नहीं होते तो उनके जो फोकस एरियाज़ हैं वो 2 हैं, अहिंसा एंड सेकेंड इज सत्याग्रह। ये दोनों ही चीज़ें गायब हो जाती। गायब किस सेंस में? हमारे आंदोलनों में अहिंसात्मक गतिविधियाँ कम होकर हिंसात्मक गतिविधियाँ ज़्यादा होती, जो कि अंततः हमारे देश के लोकतंत्र की समृद्धि एवं उसकी शक्ति के लिए क्या था, एक घातक था।
तो पहला फैक्ट हमने निकाल दिया पूरा निचोड़ के साथ कि महात्मा गांधी जी अगर नहीं होते तो किस रूप में हम क्या करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? तो अगर गांधी जी नहीं होते तो हिंसात्मक गतिविधियाँ ज़्यादा रहती, ठीक। अगर महात्मा गांधी जी नहीं रहते तो ये सारी गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ावा देती, ठीक। अगर अगली हम बात करें, हिंसात्मक गतिविधियाँ तो रही, यदि महात्मा गांधी जी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या इन आंदोलनों में शामिल नहीं होते तो हिंसात्मक गतिविधियाँ होती, और ये हिंसात्मक जो गतिविधियाँ ये किसका एक प्रभाव था या किसके द्वारा इन गतिविधियों को उजागर किया जाता था, उनका नाम था क्रांतिकारी नेता। यानी कि हमारे आंदोलनों में क्रांतिकारी नेताओं का प्रभाव ज़्यादा हो जाता। देखो ये सब आपको विश्लेषण करना है, क्रांतिकारी नेताओं का प्रभाव। इन क्रांतिकारी नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ ना, जैसे बरिंद्र घोष है, अरविंदो घोष है, सचिंद्र नंदन सान्याल है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी है, खुदीराम बोस है। फिर आगे आगे चल के हम इस तरह से देखते हैं, आगे चल के जब काकोरी कांड होता है तो उसमें हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाहिड़ी है, अशफाकुल्ला खान है, ठाकुर रोशन सिंह है। ये सारे क्रांतिकारी नेता, इनको फांसी हुई थी काकोरी कांड के समय, ठीक है। या इसके बाद हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद है, मोहम्मद इकबाल है, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा, जतिन दास, ये जो प्रमुख नाम मिलते हैं ये हैं क्रांतिकारी नेता। और अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो इनका प्रभाव अत्यधिक होता। अगर आप वैसे भी देखो ना, महात्मा गांधी जी के ही समय इन आंदोलनों की भी समय सीमा थी। अगर मैं इसको एक बार काट देता हूँ, आपने हेडिंग नोट की होगी। अब आप देखो महात्मा गांधी युग कब से कब कहा जाता है, 1919 से लेकर 1947, ये समय है गांधी युग वाला, गांधी युग। लेकिन इसी समय ही क्रांतिकारी आंदोलन उजागर हो चुके हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों के 2 चरण आते हैं, हम भी ये भी पढ़ेंगे। 2 चरण, पहला चरण शुरू जब होता है वो होता है 1905 के बाद 1915 तक, और दूसरा शुरू होता है 1924 से लेकर 1946 तक। अब देखो आप, ये वही समय है जब महात्मा गांधी जी हैं। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो ये यहाँ जो आंदोलन चल रहे हैं इनका अत्यधिक प्रभाव होता, और हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो अहिंसात्मक ना होकर के हिंसा पर ज़्यादा आधारित होती, ठीक। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि किस रूप में जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के अधीन चलाया गया? अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो किस तरह से हमारे आंदोलनों पर प्रभाव पड़ता? 2 फैक्टर मैंने निकाल दिए विश्लेषण से, ठीक। यहां तक समझ पा रहे हैं? तीसरा जो प्रमुख चीज है वो महात्मा गांधी जी की क्या है? महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपने आंदोलनों को जनता तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब जन आंदोलनों की भागीदारी नहीं होती या जनता तक उसकी पहुंच नहीं होती। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो थोड़ा परिणाम ये निकल सकता था कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी आंदोलन हुए वे केवल अभिजात वर्ग तक सीमित होते। अभिजात यानी कि जो समाज के एलीट वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे, या अभिजात के बजाय शिक्षित वर्ग लिखो, ठीक है, शिक्षित वर्ग तक ही सीमित, वर्ग तक ही सीमित, यानी कि यहीं तक सीमित रहते, यानी कि जो लिमिटेशन थी वो यहीं तक रहती, इसके आगे वो नहीं चल पाते।
और इसी के साथ एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं, आम जन तक पहुंच नहीं, आम जन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इस रूप में क्या है, शिक्षित वर्ग तक ही सीमित आंदोलन रहा और आम जन तक ये आंदोलन रहा। ये संभावनाएं बढ़ती अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते। और महात्मा गांधी के तरीकों में क्या था कि किस रूप में उन्होंने जोड़ा। देखो, उनके जोड़ने का उद्देश्य था धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ना, ठीक है, या किसी वर्ग के आधार पर लोगों को जोड़ना। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, उनका उद्देश्य किसी धर्म का प्रमोशन नहीं था, धर्म को प्रोत्साहन नहीं देना था, धर्म को प्रोत्साहन नहीं देते थे, ठीक है, सांप्रदायिकता में वृद्धि नहीं, बल्कि ये जो उद्देश्य थे उनके, ये जो उद्देश्य, ये जो किया था उन्होंने कि हमें धर्म के आधार पर, जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, हालांकि और भी नेता होते तो वो भी ऐसा करते, ये पॉइंट हमारा नहीं है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस तरह की गतिविधियां होती हैं हमारे इतिहास में कि अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो किस रूप में हमारे आंदोलन की गतिविधि, हमारे आंदोलन का प्रारूप रहता। और फैक्टर क्या है भाई, और फैक्टर क्या है ना, अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो क्या होता कि जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, उन महिलाओं का प्रभुत्व कम होता, महिलाओं का सहयोग कम। आप देखते हैं कि जब महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया तो वो आंदोलन जनता, आम जनता तक उसको पहुंचाया, और शायद इसलिए ही उन्होंने इस वाले कानून को चुना, नमक कानून। अब ये टैक्स लगता था, लेकिन इस टैक्स से कोई खास जो इनकम होती थी वो अंग्रेज सरकार को नहीं होती थी। ये क्यों चुना? ताकि गरीब से गरीब लोग हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। आम जन तक आंदोलनों की पहुंच बनाने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये प्रयास किए गए। और जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, महिलाओं को भी उन्होंने अपने इन आंदोलनों में भागीदार बनाया। यानी कि आई वुड से कि मैनी वुमेन participated during the Mahatma Gandhi's movement for the Indian national struggle for the freedom. But at the same time we have to understand, if there were no Gandhi in India, then what was the scenario at that time? What would be the scenario? सिनेरियो कुछ इस तरह से होता कि उनकी भागीदारी बहुत कम हो जाती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ख़त्म कम हो जाती, नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर कहीं नहीं होता है। लेकिन अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो जिस तरह से उन्होंने अपने आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी को सुस्पष्ट किया, वो भागीदारी उतनी समृद्ध रूप में नहीं हमें दिखती। अब आपको कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे गांधी जी के कि महिला कौन कौन जुड़ी। जैसे इस काम में उनके जो प्रमुख उदाहरण है, इन आंदोलनों में जो प्रमुख उद्देश्य हैं या प्रमुख जो स्त्रियां हैं, प्रमुख जो महिलाएं हैं, उनमें सरोजिनी नायडू का नाम उल्लेखित है, कमलाबाई का नाम उल्लेखित है। ये प्रमुख स्त्रियां हैं जिन्होंने भाग लिया, ठीक है, ठीक। प्रमुख रूप से अगर हम देखें, ये तो प्रमुख पहले से जुड़ी आ रही है महात्मा गांधी से, असहयोग आंदोलन से ही। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, सरोजिनी नायडू ने क्या किया था, सरोजिनी नायडू सभी ने अवज्ञा आंदोलन से चली। आप जानते होंगे एक धरासाना कांड हुआ था 1930 के आसपास,
नरसाना कांड, महाराष्ट्र में नमक डिपो था, वहाँ पर बहुत बर्बरतापूर्वक अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून का विरोध कर रहे थे उनको पीटा गया। प्रमुख नेता महात्मा गांधी जैसे नेता उस समय जेलों में बंद पड़े थे। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी सरोजिनी नायडू जैसी महिला ने उस पूरे आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया और नेतृत्व किया और धरासाना कांड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसी आंदोलन में रानी गिडालू का नाम आता है, नागालैंड की है वो। अब आपको कुछ महिलाओं के नाम लिखने हैं। रानी गिडालू, यदुनांग जो कि जियात्रंग आंदोलन से जुड़ी हुई है, यदुनांग, ये महिलाएं प्रमुख है। अभी मैं आगे लिखा रहा हूँ। ये तो हमने कुछ प्रमुख असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बताई। यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जिसको कहते हैं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, इस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूरा आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि 9 अगस्त के दिन ही ऑपरेशन जीरो आर के तहत सब नेताओं को अंदर कर दिया गया था। स्टार्टिंग यानी कि आंदोलन शुरू नहीं हुआ बल्कि उससे पहले ही नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। ऐसे में जो बागडोर संभाली वो थी अरुणा आसफ अली, और इन्होंने तिरंगा फहराओ समिति का निर्माण किया, तिरंगा फहराओ सभा। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो इन जैसी महिलाओं को अवसर ही नहीं मिलता और हम इनकी जो योग्यता है इनसे अप्रभावित, अछूते और वंचित रह जाते। हम नहीं देख पाते कि इनमें कितनी योग्यता है। अब अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। या इसके अलावा इसी आंदोलन में उषा मेहता है। उषा मेहता का नाम आप जानते हैं? ये भूमिगत रेडियो के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भूमिगत रेडियो यानी कि भूमि के अंदर से रेडियो चला। मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तीसरी एक और महिला है सुचेता कृपलानी, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी यूपी में, सुचेता कृपलानी। इन सब महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि गांधी जी नहीं होते तो इन महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जितने अवसर मिलने चाहिए थे, उन अवसरों से ये महिलाएं वंचित रह जाती और कुल मिलाकर समाज के एक उच्च वर्ग तक ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप सिमट कर रह जाता। और जो एक राष्ट्र निर्माण की भावना है, राष्ट्र निर्माण की भावना से, राष्ट्र निर्माण की जो भावना है वो आम जन तक नहीं पहुंचती, आम जन तक नहीं पहुंचती। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि क्या कैसे चीज़ें हो रही है? अगला एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, महात्मा गांधी अपने आंदोलनों के साथ कुछ रचनात्मक काम करते थे, जिन रचनात्मक कार्यों में ग्रामीण खादी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता। ग्रामीण खादी उद्योग, इन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, ये महात्मा गांधी जी का सबसे पहलू था, जिस पहलू के दम पर वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त के साथ साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त के साथ साथ मजबूत बनाना चाह रहे थे, जो अंततः भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय को राष्ट्र के आर्थिक दृष्टिकोण से एकदम सशक्त बना देता। तो इन रूपों में महात्मा गांधी जी ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। यदि महात्मा गांधी जी नहीं होते तो इन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता। ठीक, अच्छा, और क्या चीज़ होती भाई? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये थे कि अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमा लेता, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस
और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन मन मुटाव नहीं था कि एक दूसरे से नहीं बनना है, बल्कि वैचारिक मतभेद थे। शायद ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के मेंस में पूछा है, किस तरह से वैचारिक मतभेद थे। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच अछूतों को लेकर किस तरह की असमानताएं थी, या दोनों ने काम तो किए लेकिन उनके काम में बहुत अंतर मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के बीच शिक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर किस तरह की असमानताएं व्याप्त थी, इसकी व्याख्या करने को मेंस में आती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का प्रभुत्व हमें दिखाई पड़ता। आप जानते हैं कि वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में पड़ता है हरिपुरा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में क्या होता है, पहली बार आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इनको मौका मिलता है पहली बार एक ऐसे काम करने का जिसके अंतर्गत ये क्रांतिकारी विचारों को फैलाकर भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन का नायक बनना चाह रहे थे। ठीक, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब अध्यक्ष बनता है तो वो 1 साल के लिए बनता था कांग्रेस पार्टी में। तो 1 साल बाद जब 1939 में आई थिंक ये त्रिपुरी अधिवेशन था, तो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि अब कोई व्यक्ति 1 साल में अपने द्वारा किए जाने वाले उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस जी लेकर अपने साथ आ रहे थे कि सैन्य सशस्त्र बलों के साथ साथ हम क्या करेंगे, आज़ादी को प्राप्त करेंगे, यानी कि ये लड़ाई केवल अहिंसा से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इस लड़ाई में सशस्त्र, हमें अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे। इसलिए 1 साल में वो काम पूरा नहीं किया जाना था, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की परिघटनाएं भी शामिल हो रही है। इसलिए जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो 2 व्यक्तियों के नाम आए। अब यहाँ असमंजस की स्थिति हो गई कि किसको अध्यक्ष बनाना है। 2 व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हैं। एक व्यक्ति तो स्वयं कौन है, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा नाम पहले आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन उन्होंने बाद में खुद अपना नाम हटवाया। इसके बदले में गांधी जी ने एक व्यक्ति को अपना, कुल मिलाकर वो अपना उसका प्रतिनिधि हुआ, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जिस व्यक्ति का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। PSR मैं लिख रहा हूँ, पट्टाभी सीतारमैया। ये पहली बार हो रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव के माध्यम से हुआ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट, देयर इज सम टेक्निकल इशू। ओके, तो पहली बार चुनाव हुए और उन चुनावों में जो सर्वाधिक वोट मिले वो थे सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की एक हार नज़र आ रही थी। ठीक है, तो अगर महात्मा गांधी जी इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभा रहे होते तो जिस रूप में सुभाष चंद्र बोस इन आंदोलनों को शुरू करना चाह रहे थे उस रूप में ये आंदोलन शुरू होते, और कुल मिलाकर सुभाष चंद्र बोस का प्रतिनिधित्व अधिक हो जाता। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कुल मिलाकर अगर इनकी सभी बातों का हम विश्लेषण करें तो ये स्वराज, स्वदेशी, इन चीज़ों की बात करते हैं। स्वराज, स्वदेशी के साथ राष्ट्र निर्माण इनके हर आंदोलन में दिखाई पड़ता है। तो इन सारी जो ये चीज़ें हैं इनका प्रभाव कम रहता। ठीक है, या अगर महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में आज़ादी भी मिल जाती तो वो आज़ादी, उस आज़ादी का जो वास्तविक अर्थ है वो आम जन तक उसकी पहुंच ही नहीं बन पाती। वो आज़ादी अगर मिल भी गई होती, 1947 में मिली, अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो आम जन तक उस आज़ादी का
आनंद नहीं मिल पाता और आम जन उस आज़ादी की संघर्षों से नहीं जुड़ पाते। आप देखो ना किस रूप में महात्मा गांधी जी के आंदोलनों को समर्थन मिला और महात्मा गांधी को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया गया। तो इस रूप में आप लिख सकते हो। निष्कर्ष में जब आप निष्कर्ष की बारी आएगी, हालांकि निष्कर्ष से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस तरह से चीज़ें होती गई महात्मा गांधी के ये में। निष्कर्ष में यही लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ साथ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी हमारी स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान है। उनके अमूल्य योगदानों को देखते हुए ब्रिटिश सत्ता को उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। अनेक विचारधाराओं के सम्मिश्रण के कारण ही भारत को आज़ादी प्राप्त हो सकी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम उत्तर लिख सकते थे कि किस रूप में अगर क्या हुआ होता तो क्या रहा होता। देखो गांधी जी की जो विचारधारा थी ना, गांधी जी बस 2 मिनट बात करूँगा और जो गांधी जी को आज बहुत ट्रोल किया जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। देखो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। मैं कहूँगा कि अगर मैं महात्मा गांधी जी की जगह होगा, अगर मैं होता उस टाइम, महात्मा गांधी जी से 5 गलतियाँ हुई, 3 गलतियाँ हुई, 2 गलतियाँ हुई, जितनी भी हुई, अगर मैं होता तो मैं 1000 गलती कर देता, 100 गलतियाँ कर देता। क्योंकि मनुष्य का नेचर ही है गलती करना। बिना गलती किए कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है ना। तो इस रूप में महात्मा गांधी जी एक विख्यात नेता के रूप में हमारे इस भारत के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, ठीक है। अंततः हमें समझना पड़ेगा ये पूरा जो भारत है उनका, ये उन सब के सपनों का भारत था। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस भारत के लिए अनेक लोगों ने शहादत दी और अपनी शहादत के द्वारा इस भारत को आज़ाद करवाया। हमारे भी कुछ कर्तव्य अपने इस जन्मभूमि, अपनी इस मातृभूमि के प्रति होनी चाहिए। बल्कि आज हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हैं। आप देखो ना, इस लड़ाई में केवल हिंदू शहीद नहीं हुए, बल्कि लड़ाई में एक नाम आता है अशफाक उल्ला खान, जो काकोरी कांड में शहीद हो गए थे। इन नेताओं ने शहादत दी, तब जाकर ये देश कहीं आज़ाद हुआ है। और आज हम इन नेताओं की जो शहादतें हैं उनको बुला रहे हैं। इस स्वतंत्रता की संघर्ष में, इस लड़ाई में सबका योगदान है, चाहे वो क्रांतिकारी विचारधाराएं थी, चाहे वो महात्मा गांधी जैसे अहिंसात्मक नेता थे, क्या क्रांतिकारी नेताओं की बात करें, उन सब का योगदान है। तो हमें इस रूप में इन चीज़ों को समझना है। अपने देश के प्रति समर्पण की भावना जो उस समय उन व्यक्तियों में कूट कूट कर भरी थी, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। आप देखो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी, ठीक है। अगर आप देखें कि एक व्यक्ति का नाम आता है उधम सिंह, बस क्लास को एंड कर रहे हैं। उधम सिंह, ये उधम सिंह जब जलियांवाला कांड नरसंहार को अपनी आंखों से देखता है, तो इस उधम सिंह ने कसम खाई कि मैं मर मिट जाऊंगा, लेकिन इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा, इस नरसंहार का बदला लेकर रहूंगा। ये व्यक्ति भटकता रहा, पूरा जीवन भटका, पूरे जीवन ये देश विदेश में भटकता रहा और अंततः जब 13 मार्च 1940 को रॉयल एशियन कॉन्फ्रेंस के कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर उपस्थित थे, तो वहाँ पर उसको गोली मार दी। पूरा जीवन भटका, गरीबी में निकाला, भीख मांग कर निकाल खाया इन्होंने।
पूरा जीवन एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वो थी उस डायर की हत्या करना। लेकिन ये वो डायर नहीं था जिसने गोलियां चलाई, बल्कि ये वो डायर था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इस पे कभी बात होगी। और अंततः 31 जुलाई 1940 ईस्वी को सरदार उधम सिंह को भी फांसी पर चढ़ाया गया और ये देश के लिए शहीद हो गए। तो ऐसे नेता भारत में हुए हैं। अगर बलिदान मांगा गया तो नेताओं ने बलिदान दिया। हमें भी इनकी शहादत को समझना होगा, अपने दिलो जहन में उतारना होगा, तब जाकर हमारा ये देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ेगा। आशा है आज जो भी आपको बताया गया मेरी तरफ से किया जाने वाला ये छोटा सा प्रयास आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। गलतियाँ नहीं होगी तो क्षमा कीजिए। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों से इस लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।